नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम इट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं। आज जो सेक्टर एनालिसिस करने वाले हैं वो सेक्टर है पर्सनल प्रोडक्ट, और इसमें जो है 18 कंपनीज लिस्टेड है शेयर मार्केट में, और इसमें से एक कंपनी का हम पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि हम उसका जो है पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, देन करंट क्या उसका सिचुएशन है, और आने वाले समय में फ्यूचर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो करंट रिजल्ट आया उसका भी अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप लोग से रिक्वेस्ट भी करूंगा, जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम असीम कीर्तनिया है और मैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, और पिछले 4 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ दोस्तों, मैं पिछले 4 साल से। और प्रॉफिट फ्रॉम इट से मैं जब जुड़ा हूँ, नवंबर 2019 से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ से मैं एक प्रॉफिट फ्रॉम इट का एक स्टूडेंट हूँ। और पीयूष सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा और सीख रहा हूँ। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ दोस्तों। एक धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आपका लर्निंग बंद हो जाता है तो आपका अर्निंग भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो जिंदगी में हमेशा आपको ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना है। उसके लिए आप यदि एक अच्छा मेंटोर चुन लेंगे तो आपका काफी टाइम बच जाएगा, क्योंकि यदि आप खुद से सीखेंगे कर करके तो उसमें काफी टाइम लगता है। बट जो उस रास्ते में चल रहे हैं, उस रास्ते में से गुजर चुके, उनसे यदि आप सीखेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मेंटोर चुनिए और उनसे सीख के जरूर करिए। देखिए, इन्वेस्टिंग करना बहुत ज्यादा अपने को टाइम नहीं चाहिए, हम थोड़ा टाइम 15-20 मिनट भी आप यदि शाम को निकाल के करेंगे तो इनफ है। इन्वेस्टिंग करना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये बच्चों का खेल है। और अब एक खुशखबरी भी है दोस्तों आप सबके लिए। जो प्रॉफिट फ्रॉम इट है, इनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिला है, इंटरनेशनल फेम अवार्ड मिला है, जो कि बहुत खुशखबरी है, क्योंकि एक अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ग्रुप में इनको सर्टिफिकेट मिला है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो ये आप सबके लिए भी ये खुशखबरी है। अब दोस्तों, हम जो कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। सेक्टर एनालिसिस में देखिए, जो मार्केट कैप है 18 कंपनी का, उसमें से सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका है। सबसे पहले हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से कंपनी को अच्छा मार्केट शेयर मिल रहा है। अच्छा मार्केट शेयर मिल रहा है, देखिए मार्केट कैप से हमें क्या पता चलता है कि उस कंपनी को प्रीमियम मिल रहा है। जैसे कि यदि हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का कितना है, 5,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये क्या है, करोड़ में है सारे डाटा। उसके बाद इसका 58% मतलब इसका शेयर है, जो कि जबरदस्त है। और डाबर इंडिया का देखिए, डाबर इंडिया का कितना है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप। उसके बाद देखेंगे गोदरेज कंज्यूमर का कितना है दोस्तों, 94,000 करोड़ का मार्केट कैप। मेरिको का देखेंगे 71,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियर कट लीडर कौन है दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर। देन यहाँ पे कौन आता है, डाबर आता है, थर्ड में गोदरेज कंज्यूमर। अब यहाँ पे हम कंपनी का सेल्स को कंपेयर करें, दी इस सेक्टर में जो कंपनी लिस्टेड है उसके यदि सेल्स को हम कंपेयर करें तो देखेंगे यहाँ पे भी क्लियर कट लीडर कौन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का कितना शेयर है, 51% शेयर है। और यदि देखिए सेल्स कितना है, 47,000 करोड़ का सेल्स है। डाबर इंडिया का देखेंगे 9,000, लगभग 10,000 करोड़ का सेल्स हो कर पा रहे हैं। और गोदरेज कंज्यूमर का देखेंगे सेकेंड नंबर पर आता है, जो कि 11,000 करोड़ का सेल्स कर पा रही है। तो यहाँ पे भी लीडर कौन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सेकंड में गोदरेज कंज्यूमर, और थर्ड में हमारा आता है डाबर इंडिया। अब यहाँ पे सेल्स के बाद प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट में कंपनी, यहाँ जितने कंपनी है उनका और जो है उनका प्रॉफिट दिया गया है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा क्या है, सबसे ज्यादा सेल्स कर पा प्रॉफिट कर पा रहे, कितना, लगभग 8,000 करोड़ का सेल्स प्रॉफिट करती है। इसी तरह गोदरेज कंज्यूमर एक लगभग कितना, लगभग 2,000 करोड़ का। इसी तरह यदि देखेंगे डाबर इंडिया, वो भी लगभग 2,000 करोड़ में पहुंचने वाली है प्रॉफिट में। मतलब डाबर हमारा कितना आ रहा है, थर्ड नंबर। क्योंकि यहाँ पे डाबर को इसलिए हाईलाइट किया कि डाबर को ही हम एनालाइज करेंगे, बट हमें ये भी पता रहना चाहिए उस सेक्टर में लीडर कौन है। तो लीडर हमें दिख रहा है साफ, मार्केट कैप में देखे, चाहे आप सेल्स में देखे, चाहे प्रॉफिट में देखे, तो कौन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। प्रॉफिट के बाद मार्जिन में आते हैं। तो मार्जिन में देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे मार्जिन में यदि देखेंगे तो हमारे डाबर इंडिया, डाबर इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो डाबर इंडिया का कितना है दोस्तों, 19% का मार्जिन है, जो कि जबरदस्त मार्जिन है। मतलब मार्जिन का से क्या पता चलता है दोस्तों, मैनेजमेंट का स्किल पता चलता है, मैनेजमेंट कैसा है, और जितना भी प्रॉफिट कर पा रही है उसमें से कितना हिस्सा वो अपने साथ ले जा पा रही है। ठीक है, कितना हिस्सा, मतलब आपने जो जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड ही होता है, शेयर होल्डर्स में ही बटेंगे।
या फिर कंपनी को ग्रो करने में होगा, ठीक है। तो 19% जबरदस्त है। और लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखेंगे तो इसका कितना है, 17%। तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का थोड़ा सा कम है। बट यहाँ पे और दूसरे कंपनीज का देखेंगे अच्छा दिख रहा है। बट हमने जैसे कि देखा कि गोदरेज कंज्यूमर का भी अच्छा है। यहाँ पे हमने जैसे देखा कि इनमें से कोई लीडर में नहीं आ रहा है, तो हमें लीडर पे फोकस करना है, ना कि लैगर्स पे। नेक्स्ट देखते हैं हमें इसमें आरओपी, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी मतलब क्या है, जो पुराने इन्वेस्टर है उनका आज कितना पैसा बन रहा है। यदि देखेंगे यहाँ पे कोलपाल, इनका 38 टाइम्स बना है, मतलब 38 टाइम्स हर साल ये इनकम कर रहा है, मतलब जो इनिशियली पैसा लगाए होंगे। इसी तरह हिंदुस्तान यूनिलीवर का कितना, 34 टाइम्स। और यदि डाबर का देखेंगे तो 9.6 टाइम, मतलब काफी अच्छा है। इंडियन कंपनी का ये देखिए, जितने भी फॉरेन कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं, वो क्या होता है, डेट फ्री होता है, उनको काफी एक्सपीरियंस होता है, वो लोग पहले से ही काम कर रहे हैं तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए ये देखा गया कि वो लोग मतलब अच्छा काम कर लेते हैं। लेकिन हमारे इंडियन कंपनी जो है वो भी धीरे धीरे क्या कर रही है, सीख रही है और अच्छा कर रही है। आने वाले समय में हम देखेंगे और अच्छा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाबर इंडिया का भी देखे, आरओपी कितना, 9 टाइम्स, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टर पहले पैसा लगाए होंगे वो 9 टाइम्स अभी कमा रहे हैं हर साल। तो यही चीज हमारे साथ भी होगा दोस्तों। जब आप आज निवेश करेंगे, आज से 20 साल बाद देखेंगे तो आप भी इसी तरह देखेंगे, जितना आप पैसा लगाए उतना तो हर ईयर आप क्या करेंगे, इनकम करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, या फिर हम इसको बोले डेट पेइंग कैपेसिटी। डेट पेइंग कैपेसिटी, यहां से हमें क्या पता चलता है, कोई भी कंपनी का डेट स्टेटस क्या है, मतलब उस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो हमें यहां से ये पता चल रहा है। तो यहाँ पे आईसीआर मतलब कितना गुना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो इंटरेस्ट का कितना गुना पे कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कोलपाल का अच्छा है, जैसे कि मैंने बोला कि जो फॉरेन कंपनी हो गई मल्टीनेशनल, उनका जनरली अच्छा होता है। पीजीएचएच का भी अच्छा है, जिलेट का भी अच्छा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का अच्छा है। लेकिन डाबर का देखिए 66, मतलब उनको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जितना डेट पे करना पड़ रहा है, उससे क्या होता है, उससे 66 टाइम्स क्या है, ये पे कर सकता है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी क्या है, डेट फ्री कंपनी। हम बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट हमारा क्या है, डेट फ्री कंपनी है। क्या, कौन सा, हमारा डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया पे ही हम बात करने वाले हैं। अब आते हैं डाबर इंडिया का ऊपर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा खासा मतलब वो लीडर है, बट हम किस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं, डाबर इंडिया के ऊपर। तो डाबर इंडिया का हिस्ट्री देखिए थोड़ा सा। तो ये यदि देखे तो 1884 में ये कंपनी बना था, ठीक है, 1884 में ये कंपनी बना। फिर 90s में देखेंगे, अर्ली 90s मतलब 1900 के आसपास इन्होंने क्या किया, आयुर्वेदिक सेगमेंट में काम करना स्टार्ट किया। फिर 1936 में यदि देखेंगे, ये फुल फ्लेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना। 1994 में देखेंगे तो ये अपना आईपीओ लाया मार्केट में। तो 1994 में जब ये आईपीओ लाया मार्केट में दोस्तों, इनको हाई प्रीमियम मिला, हाई प्रीमियम मिला, और 21 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ ये, मतलब जबरदस्त रिस्पांस मिला मार्केट को, क्योंकि जो अच्छी कंपनी होती है उनको तो रिस्पांस मिलना ही है। तो यहाँ एक चीज मिला। और 1996 में यदि देखेंगे तो ये अपने मतलब जो काम करने का ऑपरेशन था उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया। कौन कौन से सेगमेंट में डिवाइड किया उन्होंने, देखिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिवीजन, फैमिली प्रोडक्ट डिवीजन एंड डाबर आयुर्वेदिक, ठीक है। 3 सेक्टर में इन्होंने डिवाइड किया। सॉरी 2000 में देखेंगे तो 2000 में इनका टर्नओवर जो है दोस्तों 1000 करोड़ का मार्क इन्होंने टच कर लिया था 2000 में। और 2015 में देखेंगे तो इनका जो ब्रांड है रियल, बाटिका, आमला, इन्होंने सिर्फ ये 3 ब्रांड मिलके ही 1000 करोड़ का टर्नओवर टच कर लिया था। और यहाँ पे यदि देखेंगे 2000 में क्या किया था, सारा कंपनी का था, लेकिन यहाँ पे 3 ब्रांड मिलके ही टच कर लिए। इसी तरह इसकी और भी हिस्ट्री है, बहुत जबरदस्त हिस्ट्री है इस कंपनी का, आप चाहे तो इनके साइट में जाके पढ़ सकते हैं। बट एक चीज यहाँ पे क्या सीखने को मिला, जैसे कि कोई नया व्यक्ति शेयर मार्केट में आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी कंपनी डूब गई तो क्या, हमारी कंपनी डूब जाएगी। यहाँ बताना चाहता हूं दोस्तों, आप यदि अच्छे कंपनी के साथ रहेंगे, लीडर के साथ रहेंगे, तो आपको 100 साल तक देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कितने, 1884 मतलब 137 ईयर्स पुराना कंपनी, मतलब 137 साल पुराना कंपनी है ये। कितना, 137 साल। तो 137 साल पुराना कंपनी अभी भी चल रहा है, और हम बोलते हैं कि शेयर मार्केट में कंपनी डूब जाएगा। नहीं दोस्तों, आप यदि अच्छा कंपनी चुने हैं, क्वालिटी कंपनी चुने हैं, लीडर कंपनी चुने हैं, तो डेफिनेटली वो कंपनी 100-200 साल तक चलेगी। तो इस तरह से क्या होती है, कोई कंपनी काम करती है। चलिए अभी इस कंपनी का और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं।
अब देखिए डाबर इंडिया के एनालिसिस में ये कुछ प्रोडक्ट का नाम दिया गया है यहाँ पे, आप देखेंगे ये प्रोडक्ट आप यूज भी करते होंगे बट आपको ये नहीं पता होगा कि ये शायद लिस्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए डाबर च्यवनप्राश हो गया, आंवला हो गया, डाबर आंवला, फिर बाटिका ऑयल हो गया, रेड इनके फ्रूट्स जूस आते हैं, ओडोनिल इन्हीं का ही ब्रांड है। तो ये क्या है, इसकी ब्रांड देख के आप बोल सकते कि नहीं इसमें तो ट्रस्ट है, मैं इसका यूज करता हूँ। फिर जो है मिसवाक हो गया, फिर हमारा रेड हो गया दंत मंजन, ये भी हम यूज करते हैं। ग्लूकोज डी, ये फेमस मतलब जो अपना प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारे डेली में लाइफ में। तो हमें ऐसे कंपनी ढूंढने चाहिए जो कि सदाबहार रहे, जो कि हम आने वाले कई सालों तक यूज करने वाले, आने वाले 100 साल तक इसका जो है डिमांड हो मार्केट में कम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि Q2 का देखें एनालिसिस, Q2 का एनालिसिस देखेंगे तो फाइनेंशियल Q2 का परफॉर्मेंस समरी है यहाँ पे। तो कंसोलिडेट देखिए, ये एफएमसीजी सेक्टर से भी है, तो 10% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे 12% का है। इंडिया एफएमसीजी ग्रोथ कितना है, लगभग ये भी 12% का। इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ देखेंगे तो 13%, 14% के लगभग है। और प्रॉफिट ग्रोथ 9% के लगभग है। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 4.7। इसी तरह यदि कंपेयर क्या कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, यदि देखें डोमेस्टिक एफएमसीजी सेल्स ग्रोथ, एफएमसीजी ग्रोथ बाय वर्टिकल। अब एफएमसीजी में देखें तो इसमें 3 सेक्टर है हमारा, कौन कौन सा, हेल्थ केयर, होम एंड पर्सनल और फूड एंड बेवरेजेस। तो तीनों सेक्टर में देखेंगे तो 21 के साथ यदि H1 के साथ कंपेयर करें तो देखिए हेल्थ केयर में 38.6 था, अभी कितना है 34.7, थोड़ा डाउन हुआ है। एचपीसी मतलब हेल्थ एंड पर्सनल केयर, तो उसमें कितना 48% था, वो लगभग 48% है। और यदि देखिए फूड एंड बेवरेजेज में पिछले इसी सेम फाइनेंशियल ईयर में मतलब 21 में वो कितना था, 20-21 में 13.5 और अभी 17.7, मतलब यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेज में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे यदि ग्रोथ देखेंगे पिछले 2 साल का, तो 2 साल में हेल्थ केयर में कितना 23% का ग्रोथ है, और पर्सनल केयर में कितना है 8.5, और इधर फूड एंड बेवरेजेज में कितना है 12.6% का ग्रोथ है। इसी तरह इंटरनेशनल बिजनेस देखेंगे तो सेल्स कंट्रीब्यूशन देखिए H1 में क्या था, मतलब 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और इंटरनेशनल डोमेस्टिक में देखिए क्या था, 71.7 था डोमेस्टिक में, और इंटरनेशनल 26% था लगभग। तो यहाँ पे क्या हो गया, डोमेस्टिक में हमारा इस साल थोड़ा बढ़ा है, और इंटरनेशनल में भी थोड़ा सा कम हुआ है, और अदर्स में भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक मार्केट में क्या हुआ है, बढ़ा है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों, यहाँ पे देखिए डाबर इंडिया कंपनी एनालिसिस में कौन कौन से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने। ये कुछ नया प्रोडक्ट है, देखिए च्यवनप्राश स्प्राउट पैक हो गया, डाबर वीटा, फिर आप देखेंगे डाबर ऑलिव ऑयल। ये कुछ प्रोडक्ट है जो कि अभी इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया। आप कोई भी अच्छी कंपनी देखेंगे वो क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, मतलब अपने मार्केट को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह देखेंगे यदि न्यू प्रोडक्ट होम एंड पर्सनल केयर में कौन कौन से प्रोडक्ट, एलोवेरा जेल हो गया, फेस वॉश हो गया, ठीक है, ओडोमॉस लिक्विड वेपोराइजर, ये भी एक है जो मच्छर भगाने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि लिक्विड यूज करते हैं, डेली लाइफ के डेली यूज करने वाली चीज है, तो ये भी है प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने। फिर यदि देखेंगे यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट MENA मतलब मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे जो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया, फेस वॉश, फेस स्क्रब, स्किन फूड, तो इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया इन्होंने। देन यदि और देखेंगे कौन से प्रोडक्ट, ये कुछ प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में। देन और देखिए इंटरनेशनली यदि देखिए टर्की में इन्होंने टर्की में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, फिर इजिप्ट में लॉन्च किया, यूएसए में लॉन्च किया आयुर्वेदिक के सेक्टर में। तो ये सारे क्या है कि किसी कंपनी का अच्छा गुण है कि मतलब वो नए नए प्रोडक्ट मतलब वहां के डिमांड के अकॉर्डिंग, जहां पे भी वो बिजनेस कर रही है वहां के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से एक चीज हमें ये भी पता चलता है, जो हमारा डाबर इंडिया है ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, तो हमेशा आपको क्या फोकस करना चाहिए, इंडियन मल्टीनेशनल, ना कि हमें मल्टीनेशनल कंपनी के पीछे भागना चाहिए। इंडियन मल्टीनेशनल से क्या फायदा होगा दोस्तों, कि ये जो कंपनी है वो दूसरे कंट्रीज में जो काम कर रही है, वहां से जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो प्रॉफिट कर रही है, वो कहाँ लाएगी, इंडिया में ला रहे हैं, मतलब हमारे हिस्से का, हम यदि इसके शेयर होल्डर है तो हमारे हिस्से का पैसा हो। तो ऐसे कंपनी में क्या करना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल हिस्ट्री में, यदि देखें तो फाइनेंशियल में क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे हम यदि पूरा हिस्ट्री देखें पिछले 20 साल का, तो 2001 में कितना करती थी, 1100 करोड़ का सेल्स करती थी, बट आज कितना कर रही है, लगभग 10,000 करोड़ का सेल्स। तो 9x ग्रोथ हुआ है, कि जबरदस्त कंसिस्टेंट ग्रोथ। आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि किसी साल एकदम सेल्स डाउन हो गया, फिर नहीं। ये जो सेक्टर है दोस्तों एकदम सदाबहार सेक्टर है, इसमें मतलब आपको
ऐसा देखने को मिलेगा कि इसमें कभी डाउन नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हमने अभी देखा, तो वो जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, डेली लाइफ में यूज करने वाले, तो डेली लाइफ में यूज करने वाले प्रोडक्ट का डिमांड कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिखा सेल्स में। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ है। 78 करोड़ का प्रॉफिट होता था कब, 2001 में, और आज देखिए 2021 में कितना हो रहा है, 1600 करोड़ का प्रॉफिट, लगभग 1700 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि 22 गुना हुआ है, जो कि जबरदस्त ग्रोथ है प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कंपनी किसी साल लॉस किया, किसी साल प्रॉफिट किया, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है कंपनी। तो ऐसे कंपनी में हमें क्या करना चाहिए, फोकस बनाए रखने चाहिए। आपको जो जो पॉइंट बना रहा हूं छोटे पॉइंट है, बट आप यदि दिमाग में रखेंगे तो आपके हाथ में हमेशा अच्छी कंपनी लगेगी। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्या जबरदस्त मार्जिन है। यदि इनिशियली देखेंगे 7%, 5%, 6%, 8%, 11%, 12%, बट इन्होंने एक बार रफ्तार जो पकड़ लिया, क्योंकि क्या होता है, कोई भी कंपनी जब नया नया काम करती है तो उनको क्या होता है, उनका मार्जिन कम ही रहता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कैसे काम करना है। बट जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, नए नए कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, तो इनको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि वहां के डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, और वहां पे क्या करती है, सेल करती है, और सेल करती है वो प्रोडक्ट, तो क्या होता है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है, तो मतलब मार्जिन इंक्रीज होता है। तो इस तरह से इसका मार्जिन भी जबरदस्त है। लगभग यदि देखे पिछले 10 साल की हिस्ट्री में इनका देखेंगे तो डबल डिजिट मार्जिन है। तो डबल डिजिट मार्जिन होना मतलब जबरदस्त है, ठीक है। अब देखते हैं इनका डाबर इंडिया का रिजर्व भी देखेंगे तो 22 गुना बढ़ा है। 2001 में देखेंगे 334 करोड़ था, जो कि अब कितना बन गया है, 7,500 करोड़ का, जो कि जबरदस्त ग्रोथ हुआ है कि 22 गुना बढ़ा है यहाँ पे रिजर्व। अब थोड़ा सा दोस्तों करंट सिनारियो देख लेते हैं। करंट सिनारियो में मतलब हमारा जो H1 Q1 H1 रिजल्ट है और जो एस्टिमेशन है वो कैसा रहने वाला है। यदि सेल्स ग्रोथ देखे, Q1 में कितना आया था, 32% के लगभग सेल्स ग्रोथ आया था, और जो प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे H1 में कितना आया है, 20% के लगभग ग्रोथ आया है, 20.75, और यदि ईपीएस ग्रोथ देखेंगे वो 15% आया है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखिए Q1 में अच्छा ग्रोथ था सेल्स में, फिर डाउन हुआ कितना, 20%। और ये सॉरी, ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये हमने एस्टिमेट रखा है, जो पीला आपको बार दिख रहा है ये क्या है, एस्टिमेशन है। तो यहां से 31 से 20% आया, 20 से हमने क्या कंजर्वेटिव लिया कि 15% तो रहने वाला है। तो हमारा जो एस्टिमेशन है वो कितना है, 15% का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल 15% से सेल्स ग्रोथ होगा। इसी तरह प्रॉफिट में देखिए कितना था, 28.45% ग्रोथ था Q1 में। H1 में कितना आया, 14.56, और यही चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना, 12% का हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि 12% का हमें ग्रोथ मिलेगा। इसी तरह ईपीएस में भी हम 12% का एक्सपेक्टेशन है, और जो मतलब 27 था, 27 से अभी H1 में 14 हुआ, 14 से हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 12। देखिए ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, ये हम खड़ा उतर भी सकते हैं और नहीं भी, बट ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इसी के आसपास आने वाला है आने वाले समय में रिजल्ट। तो ये एक्सपेक्टेशन यदि हम रखते हैं तो क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, देखिए सेल्स कितना है, सेल्स जो है दोस्तों अभी 2022 में हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो आने वाला है कितना दोस्तों, 11,474 करोड़, लगभग इसी के आसपास आने वाले हैं सेल्स। और प्रॉफिट जो आने वाला है लगभग 2,000 करोड़ के लगभग प्रॉफिट आने वाला है, और ईपीएस जो है 11 रुपए आने वाला है। और यही चीज यदि हम कंपेयर करें 2030 में, तो 2030 में देखिए आज जो 11,000 करोड़ का सेल्स आने वाला है, वही चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20,000 करोड़ का सेल्स कर पाएगी कब, 2030 में। इसी तरह प्रॉफिट भी 2,000 से 4,500 करोड़ का हम देख पाएंगे, और ईपीएस भी आज है जो 11 आने की संभावना है उसको 27 रुपए देखेंगे। मतलब जबरदस्त हम ग्रोथ देखेंगे। कोई भी कंपनी का यदि सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है तो डेफिनेटली आप यदि उसके शेयर होल्डर्स है तो आपको तो प्रॉफिट मिलने वाला है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यदि इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना है, 344 रुपए इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बनता है, और 2030 में हम इसको 830 रुपए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों हमेशा ऐसी कंपनी क्या होगा, हमेशा आपको प्रीमियम पे मिलेगी, ना तो आपको इस प्राइस पे मिलेगी, 344 में नहीं मिल पाएगी। और जो हमारा ये टारगेट है तो कितना, 830, इससे ऊपर जाएगा टारगेट। बट ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ रहा है, तो 300 350 के लगभग इसका बाइंग प्राइस आ रहा है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन चार्ट के थ्रू यदि हम समझने की कोशिश करें तो चार्ट पे देखिए इसका प्राइस 600 के लगभग चल रहा है, और हमारा इंट्रिंसिक प्राइस कितना है, 350। तो हमेशा आपको कोई अच्छी कंपनी है तो उसमें आपको हमेशा प्रीमियम पे ही चलेगा। वो कंपनी में क्या है, आपको ज्यादा प्राइस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सबको पता है इसकी क्वालिटी, सदाबहार कंपनी है। तो इसका जो बाइंग रेंज है हमारे अकॉर्डिंग वो होना चाहिए 523 से लेके 360 के लगभग। लेकिन एक चीज आपको देखना है कि इस रेंज में
आना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि हमें पता है अच्छी कंपनी है। तो आपको यदि इसके अंदर मिलता है इस रेंज में तो डेफिनेटली बाइंग मतलब अच्छे खासा बाई कर सकते हैं। बट एक चीज आप देखिए यहाँ पे क्या किया, मंथली लो ब्रेक किया। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, ऐसे कंपनी हमें क्या करना है, एसआईपी करना है। और एक बात आती है कि इस कंपनी में हम कितना निवेश करें। दोस्तों इस कंपनी में 2% के लगभग आप रख सकते हैं, क्योंकि और भी कंपनीज है इसी सेक्टर में, सेम सेक्टर में और भी अच्छी अच्छी कंपनी है, तो हमें उसमें भी फोकस करना है। लेकिन जो चाहते हैं कि डाबर में हम निवेश करना चाहते हैं तो हम 2% रख सकते हैं, लगभग 2% के आसपास इस कंपनी में। और एक चीज बताना चाहता हूं, डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं दोस्तों, कि जैसे कि मैंने एनालिसिस किया तो उसके आधार पर आप खरीदेंगे ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा अपने तरफ से सोचना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करना है। मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैंने इसके एनालिसिस किया तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो थोड़ा सा चेक करके थोड़ा बहुत इधर से उधर से करके ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया तो कर लेंगे। ये हमारा डिस्क्लेमर है दोस्तों। और दोस्तों मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, आप वीडियो के अंत तक रुके उसके लिए थैंक यू। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा दोस्तों, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के लिए क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अपडेट मिलते रहे। और चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया चीज लेके हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।